नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुभद्रा राठौर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कि तात्विक समीक्षा को लेकर। तात्विक समीक्षा की जब हम बात करते हैं तो कुल 6 तत्व आते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं। पर उसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगी इस कहानी की पृष्ठभूमि को लेकर। यह कहानी 1915 में लिखी गई थी। 1915 बहुत मायनेदार बरस है। जो कहानी का आधार है वह प्रथम विश्व युद्ध है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और उसकी ही पृष्ठभूमि पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था इस कहानी का ताना बाना बुना। यह कहानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुप्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में 1915 में ही प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों, आज 2020 में हम इस कहानी पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो 105 बरस के बाद भी यह कहानी हमें उतनी ही नई लगती है जितनी तब लगी होगी। और आश्चर्य की बात तो यह कि गद्य काल तब शुरू ही हुआ था, कोई ज़्यादा बरस पुरानी बात नहीं है। भारतेंदु युग से ही गद्यकाल शुरू होता है और गद्य में लिखा जाना शुरू होता है। उस वक्त 1915 में ही इस पुष्ट कहानी का आना, परिपक्व कहानी का आना आश्चर्य की बात है। और मैं तो कहूँगी, जैसा कि कहा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने वर्ष से करीब 20 वर्ष आगे चल रहे थे। नहीं दोस्तों, मैं तो बल्कि कहूँगी उसमें जो आधुनिकता है, उसमें जो आधुनिक बोध है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह कहानी तो बरस भर आगे चल रही थी। जबरदस्त आधार है और जो विषय चुना है प्रथम दृष्टिया क्यों, वास्तव में जो उन्होंने विषय चुना है, एक तरफ देशभक्ति है, राजभक्ति है और दूसरी तरफ प्रेम है, त्याग है। भारत देश जो कि रूढ़िवादी देश रहा है, 1915 में हम तो प्रेम की बात खुलकर करना भी नहीं पसंद किया करते रहे होंगे। और तब एक लेखक एक ऐसी कहानी लिख डालता है जिसमें पाठकों को तो भ्रम भी होने लग जाता है कि इसमें अनैतिकता भी है क्या, यह कहीं विवाहेतर प्रेम संबंधों की बात तो नहीं कर रहा है। किंतु मैं साफ कर दूं दोस्तों कि यह किसी प्रकार से अनैतिक कथा नहीं है। इसमें किसी प्रकार से विवाहेतर संबंधों की पक्षधरता नहीं है, बल्कि यह तो उदात्त कहानी है, अनकहे प्रेम की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति है जो हरेक को बहुत ही सहजता से एक लेखक की बताई हुई भावभूमि पर उतरकर इसे समझने की समझ देता है। जब कहा जाता है, प्रेम को बहुत तरीकों से परिभाषित करने की कोशिश हुई है, पर नेति प्रेम के लिए गालिब ने जो कहा, घनानंद ने जो कहा, याद कीजिए। घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। और गालिब क्या कहते हैं, यह आग का दरिया है, डूब के जाना है। लहना सिंह इन शब्दों पर शब्दशः खरा उतरता हमको दिखाई देता है और हमारे सामने एक त्यागी पुरुष के रूप में उपस्थित होता है। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी के तत्वों के आधार पर हम समीक्षा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कथानक की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कथानक वस्तुतः प्रेम पर आधारित है। मुख्य भूमिका में है लहना सिंह, पुरुष पात्र, और नायिका के रूप में है अनाम, एक लड़की
जो आगे चलकर आपके सामने सूबेदारनी के रूप में आती है। कहानी शुरू होती है अमृतसर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से, जहाँ तांगे दौड़ रहे हैं, ग्राहक दौड़ रहे हैं, और वहीं एक 8 बरस की बालिका और 12 बरस के बालक का प्रथम परिचय होता है। दोनों ही कहीं दूसरी जगह से आए हुए हैं और यहाँ उनकी मुलाकात होती है। रोज़ जब वे दुकान में टकराते हैं तो कुछ इस प्रकार से परिचय शुरू होता है दोनों का कि कौन कहाँ रहता है। और फिर जब प्रथम परिचय हो जाता है तो लहना सिंह बालक 12 वर्ष का लड़की को छेड़ना शुरू करता है, पूछते हुए कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का शर्मा कर भाग जाना धत। यह क्रम लगभग रोजाना चलता है और उसके बाद एक दिन अचानक ऐसा होता है कि लड़का शरारत में वही प्रश्न दोहराता है, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत बोलने की बजाय कह बैठती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं यह कढ़ा हुआ शालू। यह सुनते ही बालक लहना सिंह बदहवास हो जाता है, आओ देखता है न ताओ, आवेश में आ जाता है, दौड़ता है, बेतहाशा भागता है, टकराता है, नाली में गिरता है, वैष्णवी से गाली खाता है, येन केन प्रकार घर पहुंचता है। समझ में नहीं आता कि उसे यह क्या हो रहा है, वह क्रोध में क्यों है। पाठक को यहीं पर छोड़ देता है लेखक। 12 बरस का बच्चा जो किशोर वय की देहरी में कदम रख ही रहा है, वह प्रेम को नहीं जानता, प्रेम की परिभाषा नहीं जानता, लेकिन वह महसूस कर रहा है कि कुछ है जो नहीं होना चाहिए था। उसकी कुड़माई क्यों हो गई। लेखक कोई प्रश्न नहीं उठाता, पाठक खुद ही समझे। इस कहानी की विशेषता है दोस्तों कि यह कहानी फ्लैशबैक में ज़्यादा चलती है। फ्लैशबैक के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल अगर करूं तो है पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक। छोटे से आरंभ के बाद अचानक कहानी एक लूप लेती है और 25 साल आगे बढ़ जाती है। लहना सिंह जवान हो चुका, परिवारदार हो चुका, 37 साल का है। पृष्ठभूमि है कि वह रणभूमि में है, प्रथम विश्व युद्ध है, फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध युद्ध कर रहा है और फ्रांस का साथ इंग्लैंड की सरकार दे रही है। और चूंकि इंग्लैंड की सरकार साथ दे रही है, भारतीय लोग सेना में भरे जा रहे हैं और निसंदेह जो लहना सिंह है वह ब्रिटिश सरकार की सेना में भर्ती होकर के फ्रांस सरकार का साथ दे रहा है और जर्मनियों से युद्ध कर रहा है। यहाँ कहानी जो है कि खंदक में सभी हैं, लहना सिंह, वजीरा, सूबेदार, बोधा सिंह जो प्रमुख पात्र हैं इस कथानक के। दृश्य यह है कि बोधा सिंह की तबीयत खराब है और जो लहना सिंह है वह अपने गर्म कपड़े हैं, भीषण ठिठुरती ठंड में भी अपने गर्म कपड़े सब कुछ बोधा को वह पहना आया है और बहाने करता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे ठंड नहीं लग रही। और उसके बाद घटनाक्रम आगे जब बढ़ता है तो समझ में यह आता है कि जर्मनी की सेना सामने डटी हुई है और इस बीच एक अधिकारी भारतीय रूप धारण करके खंदक में घुसता भी है और किस प्रकार से लहना सिंह उस पर जीत दर्ज करता है अपनी बुद्धिमत्ता से। और इसी दौरान उसे जांघ में गोली लगती है
लहना सिंह की बुद्धिमत्ता से होता यह है कि जर्मन सेना मुंह की खाती है और लहना सिंह घायल अवस्था में है। सेना की टुकड़ी, सेना के लोग घायल लोगों को लेने के लिए खंदक तक पहुंचते हैं और लहना सिंह बोधा को और सूबेदार को, दोनों को ही यहाँ से रवाना कर देता है, बावजूद इसके कि उसके जख्म बहुत गहरे हैं और उसके प्राणों पर खतरा है। दोस्तों, कहानी फ्लैशबैक में चलती है और अभी तक आपने जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ी है उनका ध्यान शीर्षक पर भी जाएगा कि ये उसने कहा था क्या बला है। फ्लैशबैक में जब कहानी चलती है तो ये बात सामने आती है कि लहना सिंह को ऊपर से अधिकारी से पत्र आता है फ्रंट पर जाने के लिए। तो सूबेदार का संदेश आता है लहना सिंह के पास कि तुम मेरे घर ही चले आओ, हम साथ चलेंगे। लहना सिंह जब सूबेदार के घर पहुंचता है तो सूबेदार कहते हैं कि लहना, तुम्हें सूबेदारनी बुलाती हैं। लहना सिंह चौंकता है क्योंकि वह सूबेदारनी को तो कभी उसने देखा नहीं। सूबेदार कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें पहचानती है, तुमसे कुछ कहना चाहती है, मिलाओ। लहना सिंह भीतर जाता है और सूबेदारनी जो कहती है उसका सार यह कि मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तुमने जिस प्रकार से, मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ, जिस प्रकार से अमृतसर में तांगे के नीचे आते हुए मुझको तुमने अपने जान की बाजी लगाकर बचा लिया था, उसी तरह से मैं तुम्हारे आगे आज झोली फैला करके प्रार्थना करती हूँ कि मेरे 5 में से 4 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब एक बच्चा बोधा सिंह बचा है और मेरे पति दोनों ही युद्ध पर जा रहे हैं। ऐसे में मैं तुमसे झोली पसार कर यह याचना करती हूँ कि तुम इनकी रक्षा करना। उसने कहा था। हालांकि कहानी यहाँ पर पढ़ते हुए मुझे भी लगा कि एक 8 बरस की बच्ची जब 25 साल के बाद लहना सिंह से मिल रही है, भला वह कैसे पहचान पाती होगी। लेकिन चलिए, कहानी में इतनी छूट तो लेखक को मिलनी ही चाहिए। फ्लैशबैक में ही कहानी आगे बढ़ रही है। घायल है लहना, मरणासन है, वजीरा सिंह की गोद में सर रखे हुए हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लेखक ने यहाँ पर लिखी हैं कि मृत्यु के पहले सारी धुंध साफ हो जाती है और जीवन के एक एक चित्र आँखों के सामने से आ कर के गुजरने लगते हैं। लहना सिंह को सारी चीज़ें याद आ रही हैं। कुड़माई हो गई, धत। कहानी का अंत यह होता है कि लहना सिंह सूबेदारनी की कही हुई बातों की रक्षा करता है, अपने बीवी बच्चों की जरा भी चिंता नहीं करता कि अगर मैं नहीं बचूंगा तो उनका क्या होगा। राष्ट्र के प्रति भक्ति है, राज के प्रति भक्ति है। अब राज के प्रति भक्ति जब कहते हैं तो आप पुनः जिस प्रकार से भारतेंदु पर आरोप लगे थे, लहना सिंह पर आरोप न लगाइएगा। जब सरकार ही ब्रिटिश की थी तो आखिर किसके प्रति भक्ति रहती, वह भी 2014 में 15 में। तो लहना सिंह में हम देखते हैं कि वह राष्ट्र से प्रेम करने वाला है, राज के प्रति भक्ति करने वाला है। प्रेम के प्रति उतना ही वह वचनबद्ध है कि प्राणपण से
अपने प्राणों को न्योछावर करता है। कहानी का अंत होता है कि सब कुछ याद करते हुए लहना सिंह मृत्यु मुख में चला जाता है, लेकिन उसके कहे हुए की लाज रखता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कथानक की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह कथा बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही गंभीर है, उच्च आदर्श से भरी हुई है। क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं, आज की पीढ़ी से तुलना करके देखते हैं, तो आज की पीढ़ी को भी इसमें प्रेम को लेकर नैतिक संदेश है। बार बार कहा जाता है कि प्रेम ग्रहण की नहीं, अर्पण का विषय है। पर आप देखिए कि प्रेम को लेकर तब से लेकर आज तक जो भी परिदृश्य सामने हमारे आता है, लोग प्रेम के लिए मरने मारने पर उतारू हुआते हैं। तुम मेरी नहीं हो सकती तो और किसी की नहीं हो सकती, हत्या दर हत्या, तेजाबी हमले, तमाम दुर्व्यवहार। वहाँ लहना को हम देखते हैं कि यह अपने बालपन के उस अनकहे प्रेम को, जो बहुत ही सात्विक है, जो बहुत ही पवित्र है, उसकी रक्षा करता है। इस ऊंचाई को हमें देखना चाहिए। तो कथानक बहुत ही रोचक है और आश्चर्य कि 2015 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुए साल भर हुए हैं और उसकी पृष्ठभूमि लेकर के चंद्रधर शर्मा गुलेरी इतनी सुंदर कथा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कथानक में कोई झोल नहीं। आप आरंभ जब पढ़ते हैं, शुरुआत जब करते हैं, तो किसी भी कहानी की सफलता तो वही सिद्ध हो जाती है, वही ही उसका वो कसौटी हो जाती है कि कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है। पाठक अगर पहले पैराग्राफ को पढ़कर आगे पढ़ना चाहता है, उसकी उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा बनी हुई है, कुतूहलता बनी हुई है, तो समझ लीजिए कि कहानी सफल होगी। और उसने कहा था जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना अंत किए आप इस कहानी को छोड़ें। तो कथानक की दृष्टि से यह कथा श्रेष्ठ है और विश्व की श्रेष्ठतम कहानियों में इसका स्थान होना ही चाहिए। जब भी कहानी की बात होगी, विश्व कथा की बात होगी, तब उसने कहा था का नाम हमेशा लिया जाएगा। और इसकी महत्ता इसलिए कि यह किसी एक कालक्रम में फंसी हुई कहानी नहीं है, यह कालजयी है। काल इसे नहीं बांधता। प्रेम अगर शाश्वत है, प्रेम अगर सार्वभौमिक है, तो यह कथा भी प्रत्येक देश के प्रत्येक वासी को झिझोड़ेगी। ये होता है प्रेम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी की सफलता का दूसरा बहुत बड़ा आधार कि इसमें पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लहना सिंह मुख्य पात्र है, नायक है, सूबेदार में नायिका के रूप में है, बोधा सिंह है सूबेदार का पुत्र और सूबेदार। इसके अलावा वजीरा सिंह है, विदूषक के रूप में हमको दिखाई देते हैं। युद्ध का दृश्य है, तो आप इनके माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, ये बहुत जीवंत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये तो हमेशा मृत्यु का सामना करते हैं, मृत्यु के सामने खड़े होते हैं। तो जीवन जीना इनसे सीखा जाना चाहिए। वजीरा का यह रूप मुझे बहुत भाता है, जहाँ वह युद्ध के गमगीन माहौल को, डरावने माहौल को हल्का रूप प्रदान करता है। लहना सिंह के चरित्र की अगर हम बात करें तो लहना सिंह में बहुत सारे चारित्रिक गुण हैं। जब वह बच्चा है, बाल सुलभ है, लेकिन उसके बाद हम जो पूरी कहानी पढ़ते हैं उसमें वह 37 साल का एक जवान है, एक पिता है, एक पति है। लहना सिंह को हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो यह कि वह सिख बटालियन में है, बहुत वीर है। पंजाबी तो ऐसे भी वीरता के लिए जाने जाते हैं। तो लहना सिंह वीर है, साहसी है। जहाँ उसके साथी यह कल्पना कर रहे होते हैं कि कब उनकी बारी यहाँ की समाप्त हो और वो ड्यूटी से लौटें और मेम के हाथों की, मेम साहब मतलब अंग्रेजी जो मेम साहब हैं, वो बड़ी खिदमत किया करती थी सेना वालों की, तो कब उनके हाथों का बना खाएं, तो उनके हाथों के बनाए हुए स्वेटर पहने, कब आराम करें। लहना सिंह बिल्कुल विरोधी भाव रखता है।
कहता है कि बिना लड़े तो शरीर में जंग लग गया है। उसका कहना है कि बिना लड़े, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इससे हमको लहना सिंह के उस चारित्रिक पक्ष का हमें पता चलता है जहाँ वह साहस से भरपूर है, उसमें कायरता कहीं भी नहीं है। देश प्रेमी है, राज के प्रति उसकी भक्ति है, निष्ठावान है, बुद्धिमान है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो जर्मन अधिकारी जब घुसता है भारतीय वेशभूषा धारण करके, तो किस प्रकार से सिर्फ बातों ही बातों में उसे घेर कर वह पता कर लेता है कि यह भारत का है ही नहीं, यह हमारा आदमी है ही नहीं। सिर्फ उसकी भाषा से उसे पकड़ता है और उसी माध्यम से वह सभी को सचेत करता है और उसकी प्रत्युत्पन्न मति के सहारे ही जो फ्रांस की सेना है वह पराजित होते बच जाती है। सच्चा प्रेमी है, उदात्त प्रेमी है, निष्काम प्रेमी है, उसे सूबेदारनी से कुछ भी नहीं चाहिए। जो सूबेदारनी ने चाहा, जो उसने कहा, वह कर्तव्यनिष्ठ है, जो उसने चाहा वह वाणी पर निष्ठ है और वह उसकी बात को रखता है। तो लहना सिंह का चरित्र बहुत विशाल है, बहुत ही विशाल। सूबेदारनी का तो बहुत सिर्फ उसका उल्लेख है, लेकिन सूबेदारनी की कोई विशेष भूमिका नहीं है। वह सिर्फ लहना सिंह के मस्तिष्क में आद्यांत चलती रहती है। वजीरा सिंह मैंने कहा विदूषक की भूमिका में है, उसकी साथी की, लहना सिंह के साथी की भूमिका में है। बोधा सिंह एक लाचार बीमार योद्धा के रूप में है, जबकि सूबेदार धृतराष्ट्र कहना ज़्यादा ही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसने 4 पुत्र खो दिए, 5वें पुत्र के लिए विशेष मोह होना तो जायज है। तो खैर, तो ये पात्र हैं। तो पात्रों की भी रचना लेखक ने बहुत ही सोच समझ कर की है और आवश्यकता अनुसार की है, और पात्रों की संख्या का कम होना इस कहानी की एक बड़ी विशेषता है सफलता के लिए। तत्व की तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है देश काल वातावरण। तो साथियों, यह कहानी 2 पृष्ठभूमि को लेकर चलती है। एक तो अमृतसर, जहाँ की लहना सिंह और उस नन्ही बालिका की मुलाकात होती है, जहाँ से कथा के बीज पड़ते हैं, और उसके बाद फिर दूसरी युद्ध भूमि। तो प्रथम विश्व युद्ध इस कहानी का देश काल वातावरण बनाते हैं, और उसी के इर्द गिर्द एक मासूम सी प्रेम कथा चलती है। चौथी बात अगर मैं करना चाहूँ, बिंदु है संवाद। संवाद तो वैसे नाटकों में ज़्यादा आते हैं, पर संवाद कहानियों में भी आते हैं, भले ही कम मात्रा में से ही। ये कहानी को गति देने में सहायक होते हैं। और जहाँ तक उसने कहा था कहानी में संवाद योजना की बात है, लेखक ने बड़ी ही बारीकी से संवाद इसमें प्रयोग में लाए हैं। और कितना सुंदर वाक्य, तेरी कुड़माई हो गई धत, बहुत ही छोटे वाक्य, एक शब्द में उत्तर धत। ये संवाद है। संवाद क्या है? ये कहानी की पहचान है, ये इस कहानी के पंच लाइन है। जो ही कोई बोलता है तेरी कुड़माई हो गई, तत्काल उसने कहा था कहानी याद आ जाती है। इस कहानी की जो भाषा है, संवादों की जो भाषा है, वह पात्रानुकूल है। जैसे पात्र हैं उसके अनुरूप ही भाषा है। सारे पात्र आप देखिए पंजाब के हैं, सिख बटालियन की बात हो रही है, पंजाब के पात्र हैं, तो वो पंजाबी मिश्रित हिंदी बोलते हैं। परिस्थिति के अनुकूल भाषा है। लप्टन साहब, जर्मन व्यक्ति जो आता है, वह किस प्रकार से बात करता है। तो जो संवाद हैं वो सब के सब परिस्थिति और पात्र के अनुकूल हैं। 5वें बिंदु अगर भाषा शैली पर आए तो बहुत ही रोचक है यह समझना
मैला आंचल की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैला आंचल 1954-55 में प्रकाशित हुई थी और उसे प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा गया। हालांकि बलचनामा भी पहले आ चुकी, लेकिन मैला आंचल को ही आधिकारिक रूप से प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा गया। आंचलिक उपन्यास हम उसे कहते हैं जिसमें आंचलिक भाषा, आंचलिक संस्कृति, रहन सहन, खान पान सब कुछ उजागर हो, स्थानीयता का रंग। अब तुलना करके देखिए, याद कीजिए उसने कहा था कहानी को, क्या इसमें आंचलिकता नहीं है? 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था लिखते हैं, और उसकी भाषा पर एक बार फिर से गौर कीजिए तो आंचलिकता आपको पूरी तरह से दिखाई देगी। जो भाषा है, जो शैली है, पंजाबी के शब्द हैं, उसमें लोकगीत है, उसमें लोक संस्कृति है। बल्कि आप थोड़ी खोजबीन करें तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा था, जो कहानी है आप ध्यान दीजिए कि उसमें जो लोकगीत आया है उसको कई जगह आप देखेंगे कि वो लोकगीत मिलता ही नहीं। कारण यह बताया जाता है कि वह है भी कि उसमें अश्लीलता है। दोस्तों, लोकगीत जो होते हैं ना, वो लोक की अभिव्यक्ति होते हैं, और जहाँ तक अश्लीलता की बात है वो लोकगीतों में बहुत पाई जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वह लोकगीत प्रयुक्त किया लेखक ने। क्यों प्रयुक्त किया? वही चीज, सेना की जीवंतता दर्शाना ही मुख्य लक्ष्य रहा होगा कि वे विपरीत परिस्थिति में भी हंसना, गाना, उछलना जानते हैं, और इससे ही उनके शरीर में रस आता है। उसने कहा था कहानी का जो प्रारंभ है उसमें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, पता नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि 1915 में ऐसा कैसे लिख गए, बहुत ही खुल करके। मैं भी यहाँ पर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन अंशों को बकायदा प्रकाशित करने से पहले संपादित कर दिया था। चलिए खैर, उसने कहा था कहानी की भाषा शैली अगर हम देखें तो भाषा में आंचलिकता का गुण है। शैली बड़ी चटकदार है, बहुत ही रोचक है, आपको आनंद आता है पढ़ने में, कहीं भी प्रवाह में बाधा नहीं आती है। सहज आम फहम भाषा में लिखा हुआ। तो भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी, मैं तो कहूँगी कि दावा कि इसमें आंचलिकता कूट कूट कर भरी हुई है। हमें इसे विस्मृत नहीं करना चाहिए। अंतिम बिंदु पर अगर हम आए, उद्देश्य पर, क्या उद्देश्य रहा होगा इस कहानी को लिखने का? निश्चित ही 1915 में अगर कहानी लिखी जा रही है, उसके पहले का दौर अगर आप देखें तो भारतेंदु का काल हो, द्विवेदी का काल हो, इन कालों में बकायदा जो साहित्य जगत के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, बकायदा ये विषय चुना करते थे, किस पर लिखना है, क्या लिखना है, समाज को कुछ संदेश दिया जाना, सिर्फ मनोरंजन के लिए न लिखा जाना, कोई ना कोई संदेश हो, कोई ना कोई उपदेश हो। उसने कहा था ये कहानी क्या संदेश देती है? क्या हम इसे प्रेम कहानी मात्र कहकर परे हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रेम तो हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, अनिवार्य अंग है। रसों में श्रृंगार ही रसराज कहा जाता है। उसकी महत्ता जीवन में कभी भी कम नहीं होगी, और प्रेम के प्रति लोगों का जो नज़रिया है
वह दरअसल कैसा होना चाहिए, इस कहानी का वह महत्व उद्देश्य है। जब आप प्रेम करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे शब्दों में व्यक्त किया ही जाए। उसका मतलब यह नहीं होता कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह हो ही जाए। ये नहीं होता कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ग्रहण करने में ही, उसे अपने वश में ले लेना ही प्रेम का सफल हो जाना है। नहीं नहीं नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया है कि देखिए, यह है प्रेम की पराकाष्ठा, यह है प्रेम का उच्चादर्श। त्याग, बलिदान। आश्चर्य है कि नहीं कि उस लड़की ने और लहना सिंह ने कभी भी एक दूसरे को मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऐसा कहीं भी लेखक ने नहीं कहलवाया। अव्यक्त। कहानी का शीर्षक उसने कहा था, इस पर गौर फरमाएं। क्यों सूबेदारनी लहना सिंह से ही बोलती है? किसी और से भी तो बोल सकती थी कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। निसंदेह 8 साल की उम्र में उसे प्रेम तो नहीं हुआ था लहना सिंह से। उसकी तो बाल विवाह की तैयारी थी। वह उम्र जब उसे विवाह का मतलब नहीं मालूम, वह तो कढ़ाई वाला शालू लेकर के ही बहुत खुश है। फिर ऐसा क्या कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से ही कहा? हो सकता है लहना सिंह के मन में उसके प्रति एक तरफा प्रेम रहा हो। वह भावनाओं को समझने की देहरी पर पहुंच रहा था, पर सूबेदारनी ने उससे ही क्यों कहा? क्योंकि उसे बचपन के वे दृश्य याद हैं जब लहना सिंह अपनी जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाता है। तो एक विश्वास कि आज फिर से वही मौका आया है कि मेरे पति और बच्चों के प्राणों को अंदेशा है, तो लहना सिंह उसी तरह से ही मेरे पति और बच्चों की जान बचा लेगा। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी की ये तात्विक समीक्षा बहुत ही छोटे रूप में, अन्यथा इस पर तो घंटों बात की जा सकती है। एक एक पात्र पर, पृष्ठभूमि पर, इसके आकलन पर, इसकी खूबी पर मैं तो सैल्यूट करती हूँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कि उन्होंने इस कहानी के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के सामने प्रेम को परिभाषित किया है कि प्रेम निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। सारे याद कीजिए कबीर को, जहाँ कबीर कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। ये है प्रेम। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी को लेकर अगले भाग में। नमस्कार।